नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत कमजोर लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे निफ्टी हो सेंसेक्स हो। निफ्टी बैंक भी हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ लेकिन निफ्टी सेंसेक्स में ज़्यादा बेटर रिकवरी थी। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर जाके बंद हुआ, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में रिकवरी थी। सो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इसमें पार्टिसिपेट जो होता हुआ दिखाई पड़ा वो कुछ हद तक मिड कैप या कैश मार्केट शेयरों में था। पीएसयू में सेलेक्टिव बाइंग थी, पावर में बाइंग थी आज के सत्र के अंदर, होल्डिंग कंपनीज के अंदर आज ज़बरदस्त बाइंग थी और ऑटो में बाइंग थी जिसमें बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर पुल बैक था, एचडीएफसी बैंक लगातार चल ही रहा है, सो वहाँ खरीदारी थी। मेटल, पीएसयू, बैंक्स के अंदर आज थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा लेकिन अच्छी बाइंग थी एम&एम में, पावर ग्रिड में, श्रीराम फाइनेंस में, सन फार्मा में, ग्रासिम में। ये कुछ निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े, अच्छी खरीदारी थी वहाँ पर। बाकी इवेंटफुल है ही जो दिन है क्योंकि अब फिन निफ्टी एक्सपायरी है, अदानी समूह की एनालिस्ट मीट चल रही है, फिर कह लीजिए आप एनुअल डे है उनका। सो ऐसे करके अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स, छोटे मझोले शेयर, न्यूज़ फ्लो, इवेंट, ये सब तो चल ही रहा है। फिर स्लोली एंड स्टेडली अब वो अर्निंग के सीज़न की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। आगे आगे ऑटो का सेल्स का नंबर, अर्निंग सीज़न, फिर बजट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मार्केट की नज़र रहेगी लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एक अच्छा सेशन लोअर लेवल से रिकवरी के साथ कामकाज वाला। निफ्टी बैंक रिकवरी के साथ रहा, निफ्टी रिकवरी के साथ रहा और हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें एचडीएफसी बैंक प्रोमिनेंटली लीड कर रहा है। आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। सो मतलब कह लीजिए कि फर्स्ट हाफ का थोड़ा वीक सेंटीमेंट का या न्यूज़ फ्लोज के बीच में बाजार खुला था लेकिन सेकंड हाफ में एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स कहीं जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। सो अच्छा सेशन मार्केट ने आज के सत्र में देखा भी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर भी जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि आज बाजार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जहाँ तक मुझे आइडिया कहता है कि इन पे बात करना ज़रूरी भी होगा। सो पहले कुछ सवाल जो मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा एक बार ज़रा सवालों को भी देख लूँ। ओके, सुमित सर, बर्जर पेंट का हाल शादियों में नाराज़ फूफा जैसा क्यों हो गया? एक ज़माने में आगे बढ़ नहीं रहा था, आखिर कब बढ़ेगा? देखिए शेख साहब, ये बर्जर पेंट के केस में इस क्वार्टर में या पिछले 3 से 4 क्वार्टर में एफआईज लगातार पोजीशनें लॉन्ग कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा स्केप्टिकल है क्योंकि वो भी देख रहा है कि ये जो क्या नाम है, ग्रासिम का जो पेंट बिजनेस में एक्सपेंशन है वो किस तरह रहता है। क्योंकि अगर ग्रासिम का पेंट एक्सपेंशन रहेगा तो ना केवल एशियन पे बल्कि बर्जर और सारे पेंट कंपनियों पे भी इम्पैक्ट करेगा, बारिंग अक्सो क्योंकि वो ऑटो में ज़्यादा है। लेकिन इम्पैक्ट तो करेगा ही, पहली और दूसरी सबसे बड़ी कंपनियों के ऊपर। तो बर्जर सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए थोड़ा कॉशियस है। तो लेकिन कंपनी अच्छी है, अगर आप समय दे सकते हो तो आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्क नहीं है खास यहाँ। हेलो सर, एनी होल्डिंग कंपनी दैट कैन बी लुक्ड अपॉन विद द रीसेंट डेवलपमेंट्स? लुक्ड अपॉन होल्डिंग कंपनी के हिसाब से सर टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल ठीक लग रहे हैं इन केस, क्योंकि उनमें वैल्यू बहुत है। 1, 2, होल्डिंग कंपनीज आमतौर पे डिस्काउंट पे ही काम करती हैं, 60 to 80% वेरिएशन में रहता है। वो नाम आपको भेजे ही हुए हैं ट्वीट पे, आप देख लीजिएगा चाहे तो। लेकिन अदरवाइज होल्डिंग के हिसाब से एलम्बिक एक कंपनी है जिसकी होल्डिंग वैल्यू है एलम्बिक फार्मा के अंदर, वो भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे काम करती है। सो उसको आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर इफ़ इन केस आप चाहो तो ग्रासिम इज़ द बेस्ट, क्योंकि ग्रासिम एक केस में होल्डिंग वैल्यू भी है, ग्रासिम एक केस में वीएसएफ कारोबार भी और पेंट कारोबार भी आ रहा है। सो यहाँ खाली होल्डिंग नहीं है, बाकी भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लाइकवाइज ईआईडी पैरी भी आप ऐसी मान लीजिए कि वहाँ पे कोरोमंडल की होल्डिंग भी है, वहाँ पे शुगर कारोबार भी है और वहाँ पर ये टाइल्स कारोबार और बाकी कन्फेक्शनरी बिजनेस भी आता है। सो इसलिए वो फिर भी बेटर होल्डिंग कंपनियां दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ होल्डिंग के साथ साथ बिजनेस है। सो अगर प्योर होल्डिंग कंपनियों में जाएंगे तो आप फिर तो यही सब जो नाम भेजे हैं, ट्वीट किए हैं, वही देख लीजिए, जिनके कारोबार नहीं है लेकिन होल्डिंग ज़्यादा है। तो उसमें एक टी कंपनी भी आती है, शायद धुनसेरी इन्वेस्टमेंट है, वो भी ऐसे ही है, होल्डिंग कंपनी की वैल्यू रखती है। सो ये सब नाम है, इनमें सीजनल मूव आते हैं, तो ज़रा देख संभल के काम करिएगा कि सीजनली फंसे तो बहुत लंबा फंस जाएंगे। सो बहुत संभल के काम करिएगा इनमें आप। ओके सर, कहना है एक्यूमुलेट टाटा टेक्नोलॉजी एंड नारायण हृदयालय फॉर लॉन्ग टर्म। विशाल जी देखो, अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो शायद आपको और नीचे के दाम भी मिलेंगे,
मतलब 800 साढ़े 800 रुपये तक आना चाहिए इसको कहीं, आइडियली 850 रुपये तक, क्योंकि वही इसका एक प्राइस था जो लिस्टिंग के टाइम पे ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे चल रहे थे। लेकिन ये खुला था 1100-1200 में और फिर 1400 भी चला गया था। सो थोड़ा अगर राइट साइज़ होता है, थोड़ी इक्विटी छूटती है, थोड़ा समय लेता है, तो हाँ ये दाम आ सकता है। आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो तो कर लीजिए, बट द होराइजन वुड बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड रही बात नारायण के केस में, थोड़ा सा और कूल ऑफ होने की, नारायण चला ही बहुत है, तो थोड़ा अगर कूल ऑफ होते ज़्यादा बेटर है। बट दीज आर गुड कंपनीज, बोथ ऑफ देम आर गुड कंपनीज टू गो फॉर। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लेना है। होराइजन आपका थोड़ा लंबा होगा और उसको आधार मान के आप कोई भी अपनी रणनीति बनाना। शारदा मोटर के लिए धन्यवाद, थैंक यू मुकेश जी। और जिनके पास है भी अभी शारदा मोटर, बने रहें, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी विद अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन सकती है। सो आप अभी भी इसमें बने रह सकते हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अभी भी आपको निकलना चाहिए। 1300 रुपये का शेयर 1800 रुपये आ गया, 500 रुपया, यानी 40-50% गेंस में ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत जूस बाकी है। सो आप आराम से इसमें समय दे सकते हो और होल्ड कर सकते हो। ओके सर, पीआई इंडस्ट्री हैव नॉट मूव्ड सिंस 1 ईयर, पायरोक्सासल्फाइड इफेक्ट है क्या? मोमिन जी देखो, पीआई इंडस्ट्री के केस में इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट आईपीओज इन लास्ट 15 ईयर्स, और ज़्यादा ही आप लगा लो, बल्कि 20 साल में शायद सबसे अच्छा आईपीओ होगा पीआई इंडस्ट्री का, जैसे जुबिलेंट करा है 10 साल में या 12 साल 13 साल में। सो इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट गेन देने के बाद फिर ये अब एक रेंज के अंदर काम काज कर रहा है, थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। एक बड़े मल्टी बैगर के तौर पे, एक बड़े रिटर्न जनरेटिंग स्टॉक के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, और उस तरह की तेज़ी के बाद अब आप इस पे अपने आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन के अंदर काम काज कर रहा है। सो आई स्टिल थिंक कि अभी थोड़ा समय रहेगा, बट धीरे धीरे चीज़ें रिवाइव करेंगी एंड विल कम बैक अगैन। तो यूपीएल आप देख ही रहे हो, आज थोड़ा बहुत पिकअप आना शुरू हो गया। एग्रोकेमिकल कंपनीज धीरे धीरे पिकअप ले ही रही हैं। और बीच में एक आईसीआईसीआई की रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी बात मेंशन की थी कि जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रोकेमिकल कंपनी उनको फ़ायदा मिलेगा, और उसमें सबसे ऊपर नाम पीआई का ही आता है। 74% 84% हिस्सा इनका एक्सपोर्ट से आता है। सो बेटर इज़ कि अभी आप होल्ड करो, थोड़ा पेशेंस रखो। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, अदरवाइज पोर्टफोलियो स्टॉक है, समय दीजिए, अच्छा पैसा बना के देगा आपको। सर, भारती एयरटेल वैल्यू वाइज कैसा है? इज इट गुड बाय एट सीएमपी? सौमली जी देखो, चला तो बहुत है और ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, तो वैल्यू वाइज तो थोड़ा महंगा ही हो गया, ऑब्वियस सी बात है। जब कोई भी चीज़ ऑल टाइम हाई पे खड़ी होती है तो उसकी वैल्यू महंगी होगी ना, तभी तो खड़ा है ऑल टाइम हाई पर। कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, कल स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है, और 2 साल बाद ये नीलामी होने वाली है। सो नीलामी के हिसाब से कल किस तरह ये पार्टिसिपेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ये सब लोग हायर साइड पे नीलामी ले रहे हैं, इन्होंने अपनी जो अर्नेस्ट मनी जमा की है वो भी बड़े बड़े फिगर्स हैं। सो उम्मीद तो लगाई जा रही है कि टैरिफ हाइक एक बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है इस सेक्टर के लिए, तो वो भारतीय एयरटेल के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा, ना केवल भारतीय बल्कि वोडाफोन के लिए भी और जियो के लिए भी। सो क्योंकि सबके पास ये अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लेट्स सी, क्योंकि भारतीय वो सबसे बेहतरीन सब्सक्राइबर हैं अब पोस्ट पेड के हिसाब से। लेट्स सी कैसे काम काज करते हैं, बट एज ऑफ नाउ मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप एक दिन 2 दिन के वैल्यू के हिसाब से या मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचो तो शायद बहुत इम्पैक्ट ना भी करे, लेकिन अभी भी ये पब्लिक फ्लोट में बहुत कम है, एफआईएस इस पे बहुत लॉन्ग है, और आराम से आप मतलब फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम रख सकते हो। इट्स अच्छा क्वालिटी लार्ज कैप, सो आप समय दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये एक दिन 2 दिन की कहानी नहीं है जो आपको लग रहा है कि शायद 1-2 दिन में कुछ वंडर क्रिएट हो जाएंगे। इट इज़ अ गुड स्टोरी फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपको पेशेंस रख सकते हैं, तभी रहिएगा इसमें। Hi Sumit sir, can you buy Adani Wilmar for long term at CMP in bulk quantity? Also can stop my SIP in Quant mutual fund and mid cap. सचिन सर देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को स्टॉप मत करो। सेबी की तरफ से अभी पहले जांच की खबरें हैं, ठीक है, जांच के लिए सेबी ने कुछ नहीं बोला है। पहली चीज़, क्वांट ने बोला है कि उनको सेबी से लेटर मिले हैं, बट दे स्टिल अबाइड द रूल्स, और अगर कभी भी जांच होती भी है तो किसी इंडिविजुअल पे होगी, कोई क्वांट का से लेना। 2, अगर क्वांट की परफॉर्मेंस अच्छी थी ही, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, और हर फंड एज ऑफ नाउ परफॉर्म कर ही रहा है। दे हैव गुड 60% होल्डिंग्स इन लार्ज कैप। तो आप अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कल मैंने ट्वीट भी किया था, वहाँ पढ़ भी सकते हो, वो उनकी खुद की AUM का परसेंटेज है कि AUM का 10% हिस्सा अकेला अगर रिलायंस में है
तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के 30% या 40% उनका AUM का हिस्सा आता है छोटे मझौले शेयरों में, जहाँ पर भी वो 20 से 21 दिनों के आसपास अपने आप को लिक्विड कर सकते हैं, तो ऐसी वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो निवेशकों का पैसा सेफ है, उसमें कोई इशू नहीं है अभी तक, और कंपनी ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। और रही बात सेबी की, तो वो भी निवेशकों का हित देख के ही काम करेगी जो भी करेगी। सो इसीलिए मार्केट ने बहुत ज़्यादा इस पर आज कोई रिएक्ट किया नहीं। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी द इवेंट्स। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप और जो भी निवेशक सुन रहे हैं सबके लिए ये बात एप्लीकेबल है कि आप जो भी निवेश करते हैं, जहाँ भी करते हो, चाहे गोल्ड में, इक्विटी में, बॉन्ड में, शेयर में, जहाँ भी, उसको इतने विजिलेंट तरीके से करिएगा कि आपके पास हर एक जानकारी होनी चाहिए। कंपनी से डायरेक्ट मेल आने चाहिए, आपको मैसेज आने चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में दिखने चाहिए, आप प्रॉपर्ली उसे ट्रैक करने चाहिए। तो यहाँ पर ट्रैकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप ध्यान रखिए और हर एक मैसेजेस को सीरियसली लीजिएगा और देखते रहिए कहाँ कहाँ से किस तरह के इवेंट से रिलेटेड आपको मेल्स और मैसेजेस आते हैं। तो सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखिए, पढ़िए, समझिए, लेकिन मतलब विजिलेंट रहिए एटलीस्ट अपने निवेश को लेके। खाली ये इसलिए नहीं किसी को दे दिया कि आप वो मैनेज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, ऐसा मत करिएगा एटलीस्ट। ओके सर, नमस्कार। मोल्टेक पैकेजिंग के 55 शेयर हैं 880 रुपये पर, मुझे इसमें क्या करना चाहिए? एवरेज करें या निकल जाना चाहिए? अपोलो टायर्स लेना चाहिए? अनिल जी, अपोलो टायर तो अभी मत लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म लेना चाह रहे हो तो फिर भी C8 एंड बालकृष्ण इज़ बेटर। 1 2, अगर आप मोल्टेक में सोफार बने रहिए एंड सी द नंबर, सी द अपडेट्स जो आते हैं उसके हिसाब से, और मीडियम टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखिए, तो फिर भी बार को आप मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे पॉलीप्लेक्स भी चलना शुरू हुआ है नीचे से, तो पैकेजिंग कंपनियां वापस पिक कर रही हैं, तो शायद यहाँ पर भी कम बैक आना चाहिए, तो आप अभी तो बने रहो एटलीस्ट। सुमित सर, शुड आई एंटर टाटा केमिकल एट CMP और वेट फॉर क्वार्टरली रिजल्ट एंड डिप? देखो अनिल जी, इफ़ इन केस आई एम एन इन्वेस्टर, आई डोंट वेट फॉर एनी डे, ठीक है? क्योंकि अगर आप आज ले रहे हो, कल नीचे आएगा और आपको लग रहा है कि इसमें एक अच्छा होराइजन खुलेगा मेरे लिए अगले 10 साल में, तो बाय इट अगेन किसी भी डिप में। अगर आपको लगता है कि नहीं, कल को मान लो केमिकल के नंबर आए और नंबर बहुत अच्छे आए, शेयर खुला ही 20% ऊपर या 10% ऊपर गैप अप में, फिर आप कहोगे कि तो ऊपर चला गया, मैं क्या करूँ? सो बेटर इज़ इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, तो आप इन्वेस्टर की तरह सोचिए। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, ट्रेडर हैं, तो फिर ट्रेडर की तरह ही सोचिए, फिर आपको स्टॉप लॉस आपका साथी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं आज ले लेता हूँ और 4 दिन बाद नीचे आएगा फिर और देखूंगा, या फिर एक तारीख तय करता हूँ, तो फिर तारीख का ही वेट करिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सर तारीख के हिसाब से तो मतलब वो कब होगा और कब क्या करोगे, उस दिन रिजल्ट के दिन ये सिचुएशन में रहेगा लेने लायक या नहीं, उस दिन आपके पास पैसा होगा या नहीं लेने लायक, वीकेंड पे नंबर आ गए तो, सो बहुत कुछ होता है। सो अगर आप इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचिए, ट्रेडर की तरह सोच रहे हैं ट्रेडर की तरह सोचिए, मिक्स मत करिए दोनों को एटलीस्ट। ओके, इज इट VIP एंट्री में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? सर चला तो है थोड़ा सा नीचे से, थोड़ा होल्ड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नीचे मिल जाए ज़्यादा अच्छी कॉल बन सकती है। सुमित सर नमस्ते, मैं 02 से मार्केट में हूँ, और 02 मतलब अच्छा 2002 से, ओके, और हर शेयर में 20% मिलने में निकल जाता हूँ, क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये भी सही तरीका नहीं है। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कोई क्वालिटी कंपनी खरीदी है, से NSE 100 का स्टॉक है कोई जो अच्छा नाम है और अच्छी स्टोरी उसमें अनफोल्ड हो रही है और आपने सही दाम पर ले लिया है, तो आप बने रहो, आप ट्रेल करते रहो, धीरे धीरे चलता रहे, लेकिन एक रीज़नेबल रिटर्न लेना भी ज़रूरी है। सो 20% कहीं कहीं पर सही है, कहीं कहीं पर नहीं है। सो कहीं कहीं में स्टॉक्स में तो 100% भी कम लगते हैं। अब जैसे एग्जांपल दूँ, CG पावर जब मुझे याद था, तब से लेके आज वो 730 रुपये आ गया, अभी भी उसमें प्रॉफिट बुक करने का कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा मुझे, जबकि वो 40 रुपये था और 40 से 700 रुपये आ गया। या यूनाइटेड स्पिरिट्स, इवन इनमें अभी भी मुझे बहुत वैल्यू दिखती है। सो इट इज़ जस्ट कि आप कहाँ तक सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पता है एक आइडियल तरीका इसका ये होता है, अगर मैं कभी आपकी जगह होता तो जब मुझे 20 से 30% गेन आता तो मैं और पढ़ना शुरू करता उसके बारे में। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी उस कंपनी के बारे में कि कितना और ग्रोथ इसमें बाकी है, क्या नंबर आ रहे हैं, पिछले 5 साल के नंबर कैसे हैं, क्या ट्रेंड बन रहा है। अगर नंबर ग्रोइंग है, हर 2-3 साल में डबल हो रहा है, तो शेयर भी हर 2-3 साल में डबल हो जाना चाहिए ऑब्वियसली। तो ऐसे करके आप एक आइडिया ले सकते हैं और उसके हिसाब से काम करिए, ज़्यादा बेटर। लेकिन 20% लेने में बुराई नहीं है, सही तरीका है, लेकिन सब में नहीं। कुछ स्टॉक आपको रखने भी चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, IDFC बाय लास्ट एक्स डेट कौन सी है? मतलब दिसाई साहब, मैंने डेट तो नहीं देखी,
लेकिन मैं रेशियो चेक कर रहा था, उसके हिसाब से जो पहले एक समय में 8% या 12% IDFC सस्ता था, वो अब महंगा हो चुका है IDFC बैंक लेने के लिए। तो थोड़ा सा रेशियो अब जो पहले था वो नहीं रहा, क्योंकि हाल में बढ़िया तेज़ी है। लेकिन मैंने डेट चेक नहीं किया, तो डेट चेक करनी पड़ेगी इसकी लास्ट डेट क्या है, अगर वो मर्जर के रेशियो के एडजस्टमेंट के हिसाब से, वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया, सॉरी उसके लिए। सर ये होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर क्यों ट्रेड होती है? आकार सर देखो, ऐसे रखो, आप सोना लेके जाते हो, सोना गिरवी रखते हो, उसमें से 70% वैल्यू आपको दिया जाता है सोने जैसी सेफेस्ट असेट में, यानी कि जिसमें ज़ीरो होने के चांसेस नील है, उस जैसे असेट में भी आपको 70% काट के दिया जाता है। तो आमतौर पे शेयर बाज़ार में क्या है कि कोई भी शेयर को अगर आप गिरवी रखते हो तो 50 से 60% तक का डिस्काउंट बाज़ार उसमें लगा के फिर बाकी पैसा आपको देता है। सो होल्डिंग कंपनियां भी, क्योंकि होल्डिंग है, वो एक कंपनी को होल्ड करती हैं और उस होल्ड कंपनी के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है। तो अगर कोई 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसकी मार्केट कैप मान लो कहीं 2000 करोड़ रुपए है, तो वो दुगने पे कामकाज कर रहा है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ और कंपनी खुद 1000 करोड़ है। सो इस तरह का डिस्काउंट पे इसलिए मिल रहा है कि वो 50%, क्योंकि वो बाजार वाले पहले से मान लेता है कि इतना तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। सो ये डिस्काउंट आमतौर पे 60 के रेश में कहीं होता है कि 60 से 70% डिस्काउंट होना चाहिए। जहाँ 80 है वहाँ 5-10% का गेम बचता है, लेकिन वो भी बाजार कब देगा पता नहीं होता किसी को। इसीलिए क्योंकि बाजार में शेयरों के ऊपर आप बैठ कर रहे हो और शेयर आम तौर पे मूव करते रहते हैं। सो इसीलिए हम कोई भी जगह पे अगर शेयर गिरवी भी रखते हैं तो हमें हेयर कट लगता है। हेयर कट मतलब उतना पैसा वो रख लेते हैं एवज में कि इतना सेफ, मान लो इससे नीचे ही मिलेगा, तो 60% डिस्काउंट लेने के बाद वो पैसा देते हैं। किसी भी हाल में अगर 60% भी गिर गया तो 40% रिकवरी हो जाएगी। तो जितना सेफ असेट क्लास होगा उतना कम हेयर कट उसके ऊपर होगा। तो इसलिए गोल्ड पे भी 70% 80% तक होता है कई कई जगहों पे। लेकिन जैसे निफ्टी का ETF अगर लेके रखते हैं, या निफ्टी IT का ETF लेते हैं, निफ्टी बैंक का ETF लेते हैं और उसको मॉर्टगेज करते हैं, गिरवी रखते हैं और उसके ऊपर पैसा उठाते हैं, तो उसमें आपको 95% गिरवी रख के वो आपको 5% दे देगा, क्योंकि वो सेफ़ है। एटलीस्ट आपके पास ETF है, वो बाज़ार में घूमेगा तो ऊपर आ जाएगा। सो इसीलिए ये तरह से काम करता है। इसलिए आमतौर पे होल्ड कोस्ट जो है वो डिस्काउंट पे कामकाज करती है 50 से 60% की रेंज में। आस्क ऑटोमोटिव दीपक जी, बाय कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CG पावर कहाँ तक जा सकता है? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें क्या सर? मैंने 403 के प्राइस पे बाय किए 150 शेयर। देखो सर, मेरे हिसाब से तो इसमें ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मर्ज होना चाहिए। मेरी जो गणित कहती है, जहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ 13 रुपये से लेके आज तक, मेरा तब भी यही रैशनल था कि ये CG पावर कभी ना कभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मर्ज हो जाएगा। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, होल्ड इट फॉर लॉन्ग। तब भी मैं यही बोलता था, आज भी मैं यही बोलता हूँ कि इट इज़ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, होल्ड इट फॉर लॉन्ग। अब रही बात, आपने 400 रुपये पे ले रखा है, बाजार बहुत बॉयंट है, आधा शेयर बेच के आपको प्रॉफिट कैपिटल निकल आएगा। सो आपके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि एटलीस्ट आप 40 शेयर या 50 शेयर बेच दीजिए चलिए, और 100 शेयरों को थ्रू आउट लाइफ के लिए रख लीजिए, ताकि उसके आपकी कैपिटल भी निकल आए और बचे हुए शेयर आपके थ्रू आउट लाइफ के लिए भी हो जाए। सो आप थोड़ा सा ये कैपिटल निकाल सकते हो, बट अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत है। सो अकॉर्डिंगली काम करना। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जिस दिन इसके अराउंड बज़वर्ड ज़्यादा शुरू हो गया, यानी ज़्यादा चर्चाएं लग गई, ज़्यादा ब्रोकरेज बातों में लग गई, F&O का हिस्सा बन गया, तब इसमें सही समय आएगा प्रॉफिट टेक करने का। तब तक जब तक इसमें बज़वर्ड नहीं है, तब तक आराम से आप इसमें बने रहिए। जब इसके बारे में दुनिया बात करने लग जाएगी, तब निकलने का सही समय होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ सर। मिथिलेश जी, इंडियन होटल में 577 पे लिया है, अभी 648 तक गया है, कैन वी होल्ड एंड सेल? मॉइल को तो आप होल्ड कर सकते हो मिथिलेश जी। इसमें अभी भी अच्छा पोटेंशियल है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर था कि एक ऑस्ट्रेलियन माइन कंपनी जो मैग्नीज ओर में है, उनका प्रोडक्शन बंद हुआ था वेदर की वजह से, तो वो प्राइसेस बढ़ रहे थे मैग्नीज ओर के, और वो MOL ने ही बढ़ाए हैं, 4 क्वार्टर या 3 क्वार्टर तक लगातार बढ़ा रहे हैं। सो वो इनके नंबर को और बेटर करेगा, तो मेरे ख्याल से मॉइल तो बना रहना चाहिए अभी आपको। और रही बात इंडियन होटल की, तो यहाँ होल्ड तो करिए, लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद कैपिटल निकाल लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये चला बहुत है, कंपनी अच्छी है, कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं आपकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय भी दे सकते हो आप। लेकिन एक थोड़ा चला हुआ है, इससे थोड़ा कंसर्न है। लेकिन मॉइल के केस में आप बने रह सकते हो, मॉइल, कंटेनर कॉर्प, ये दोनों कंपनियाँ PSU में, इवन कोचिन शिपयार्ड, ये 3-4 कंपनियाँ, इनको आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। कोचिन चला बहुत है, इसलिए नीचे आया तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बाकी दो तो फिर भी सेफ बेट दिखाई पड़ रहे हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे, और बाकी शोज़ में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें,
और पैनिक में ना है एटलीस्ट। रेगुलेटर बहुत विजिलेंट है यहाँ पे। और CNBC आवाज़ की यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारे पेजेस पे जुड़िए, फीडबैक दीजिए, बातचीत करिए, सवाल पूछिए, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।